नुकसान करने के लिए माफी मांगी और कहा कि उसके पास एक सवाल है। साइहू ने लड़की से कहा कि कोई बात नहीं और सब ठीक है। जियाहुन समझ गया कि लड़की चाहती थी कि वह उसे पुलिस के बजाय घर ले जाए। उसने उससे बताया कि वह ब्लू स्काई नाम की जगह पर रहती है जो सबसे ऊपर है, जो दूसरी प्रजातियों के कमजोर बच्चों के लिए एक घर था। यह खतरे में पड़े बच्चों के लिए एक अनाथालय था जो देश में सबसे अच्छा माना जाता था। वह हैरान था कि वहां से बच्चों को अभी भी किडनैप किया जा रहा था। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसने ऊपर देखा और एक लड़की को देखा जिसने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। उसने पूछा कि वह कौन है, फिर अचानक थोड़ी दूर खड़े किसी की तरफ दौड़ी। किडनैप हुई लड़की रिग्स आगे दौड़ी और उनका इंतजार कर रही औरत को गले लगा लिया। दूसरी हाइब्रिड लड़की साइहू ने माना कि उसने उनकी मौजूदगी पर ध्यान ही नहीं दिया था। रिग्स ने जीहून और सीहू की तरफ देखा, फिर औरत से कहा कि कोई बात नहीं और आगे बढ़ो। औरत ने अपना परिचय जीहून के रूप में दिया, जो ब्लू स्काई की डायरेक्टर थी। उसने समझाया कि पुलिस ने उससे पहले कांटेक्ट किया था, पूछते हुए कि क्या जीहून और साइहू ही वह लोग थे जिन्होंने लड़की को ढूंढा था। गहरा झुककर उसने रिग्स को बचाने के लिए उनका दिल से शुक्रिया किया। साइहू ने कहा कि यह कुछ नहीं था, बस एक हीरो के रूप में उसका फर्ज था। डायरेक्टर ने पूछा कि क्या वह ज्यादा बिजी नहीं है और उन्हें अंदर चाय पीने के लिए इनवाइट किया, भरोसा दिलाते हुए कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वह तीनों फैसिलिटी के अंदर गए और जेआई हुन ने कहा कि यह जगह एक अनाथालय के लिए हैरतअंगेज तरीके से शांत थी। डायरेक्टर ने समझाया कि इस वक्त सभी बच्चे पहले ही सो चुके थे, लेकिन तभी तीन बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए, चिल्लाते हुए कि रिग्स आखिर वापस आ गई है। उनमें से एक उसे गले लगाने के लिए दौड़ा, जबकि डायरेक्टर ने उन्हें वापस बिस्तर पर जाने के लिए डांटा। एक बच्चे ने पूछा कि क्या रिग्स को चोट लगी है और दूसरे ने राहत भरी आवाज में कहा कि वह खुश है कि वह सुरक्षित वापस आ गई है। जीहुन ने कहा कि बच्चे ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे उन्हें पूरी नींद मिली हो। डायरेक्टर ने उनके लिए माफी मांगी। रिग्स ने फिर बच्चों को खुद बिस्तर पर वापस ले जाने की पेशकश की, दूसरों से कहा कि उसके बिना आगे बढ़े। जेआई हुन ने देखा कि वह कितनी स्ट्रांग थी, सब कुछ होने के बाद भी। जल्दी ही वह तीनों बैठ गए, रिग्स के वापस आने का इंतजार करते हुए। डायरेक्टर ने दोबारा माफी मांगी, समझाते हुए कि आजकल के बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं। जीहुन ने जवाब दिया कि बच्चों को बिना किसी रोक टोक के खुद को देखना अच्छा लगता है। डायरेक्टर ने उदास दिखते हुए माना कि उसने लापरवाही से किडनैपिंग का जिक्र पुलिस से कर दिया था। इसकी वजह से उसने समझाया, सभी बच्चे एक एक्सप्लेनेशन का इंतजार करते हुए जागे हुए थे। जेहुन ने मौके का फायदा उठाया और पूछा कि क्या रिग्स के अलावा कोई और विक्टिम अनाथालय से उठाया गया था। एक राहत भरी मुस्कान के साथ डायरेक्टर ने जवाब दिया कि रिग्स ही इस घटना में शामिल अकेली थी। उसने अफसोस किया कि दूसरी फैसिलिटीज इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। यह सुनकर जेआई हन घबरा गया और पूछा कि क्या पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं। उसी पल कोई अंदर आया, उनकी बात में रुकावट डालने के लिए माफी मांगते हुए। जेहुन ने देखने के लिए घुमा कि कौन है। एक लाल बालों वाली औरत अंदर आई, ग्रुप के लिए 3 कप चाय लाते हुए। डायरेक्टर ने लीला नाम की औरत का देर रात तक मदद करने के लिए शुक्रिया किया। लीला ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी थी। उसने जल्दी से जेआई हन की तरफ देखा और डायरेक्टर से पूछा कि क्या ये वही लोग हैं जिनका उसने पहले जिक्र किया था। डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि हाँ, और लीला ने झुककर रिग्स को बचाने के लिए दोनों हीरोज का शुक्रिया किया। डायरेक्टर ने फिर कहा कि लेला भी कुछ ऐसा ही झेल चुकी थी। 4 साल पहले 2 बच्चों ने वैसी ही सिचुएशन का सामना किया था, लेकिन सिर्फ लीला ही बची थी। जीहुन ने जल्दी से उनकी बात सुनने के लिए माफी मांगी। सीएचए ने फिर पूछा कि क्या वह कुछ कर सकते हैं, अपनी गिल्ड से डोनेशन देने की पेशकश की अगर डायरेक्टर उसे एक्सेप्ट करे। डायरेक्टर ने उसका शुक्रिया किया, लेकिन नम्रता से मना कर दिया। उसने समझाया कि बहुत दूसरों ने पहले भी मदद की पेशकश की थी। उसने उनकी तरफ देखा, कहते हुए कि बहुत से लोगों ने वादे किए जो उन्होंने पूरे नहीं किए। जब उन्हें सख्त जरूरत थी, एक फाइनेंशियल ग्रुप जिसने सपोर्ट का वादा किया था, उसने कभी मदद नहीं की। डायरेक्टर ने कहा कि सिर्फ एक गिल्ड ने ही उनकी सच में मदद की थी, उनके सबसे मुश्किल वक्त में। सबसे मुश्किल वक्त में वह गिल्ड डाइस थी जिसे हीरो डोहा चला रहा था। उनकी मदद के बिना वह कभी लेला को नहीं ढूंढ पाती। जीहुन ने अपने मन में सोचा कि यह 4 साल पहले की बात है, जब दोहा मुश्किल खड़ी करने के लिए जाना जाता था। डायरेक्टर ने आगे कहा कि उस दौरान उनके बहुत से सपोर्टर्स के अलग अलग रिएक्शंस थे। बहुत सी नॉन ह्यूमन रेसेस हीरोज के खिलाफ नफरत रखती थी। जेआई हुन ने कहा कि यह सब एक मुश्किल लग रहा था। जब लोग मदद की पेशकश करते हैं, तब भी सबको उससे कुछ न कुछ फायदा होता है। डायरेक्टर ने कहा कि वह सच में उनकी पेशकश एक्सेप्ट करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि बाद में क्या हो सकता है। सीजा ने सुना, अपने बालों को कान के पीछे करते हुए। उसने कहा कि अगर यही डायरेक्टर की अकेली चिंता है, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टर ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। तभी सीहो ने बताया कि वह भी एक हाइब्रिड है। डायरेक्टर और लीला ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और लीला ने पूछा कि क्या सीहा हाफ एल्फ है। डायरेक्टर ने कहा कि उसने सोचा था कि सीहा गिल्ड मास्टर है। सीहा ने कंफर्म किया कि गिल्ड एक हाफ एल्फ ने बनाई थी, लेकिन कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है। उसने बताया कि उसने हाफ एल्फ होने की वजह से बहुत भेदभाव झेला है। एक बार तो उसे अपनी जिम्मेदारियों से हटना पड़ा था ताकि वह गार्डियन बनने से बच सके। उसने फिर जेआई हन की तरफ देखा और कहा कि कुछ लोग आपको समझना पसंद करते हैं, सिर्फ क्रिटिसिज्म करने के बजाय। ऐसे लोग हैं जिन पर आप सच में भरोसा कर सकते हैं। सीहा ने डायरेक्टर से कहा कि वह उन लोगों में से एक थी। डायरेक्टर ने खरुश दिखते हुए कहा कि शायद कुछ किया जा सकता है। उसी पल उसने सोचा कि शायद यह दोनों सच में फर्क ला सकते हैं। जैसे ही उसने उन्हें देखा, डायरेक्टर ने एक हल्की हवा महसूस की। हवा दरवाजे की तरफ बढ़ी, जैसे किसी जरूरतमंद को नई उम्मीद दे रही हो। सीन फिर हमें रिक्सस नाम की हाफ ह्यूमन कैट गर्ल को दिखाता है। नजारा फिर बदलता है, रोशनी के एक पॉइंट में धुंधला होता हुआ। सिया ने जयहुन से माफी मांगी, लेकिन उसने उससे कहा कि कोई बात नहीं। उसने यह जरूर कहा कि उसे समझना चाहिए कि डोनेशन से गिल्ड पर बहुत असर पड़ेगा। उसने कंफर्म किया कि वह समझ गई है और उसे दोबारा याद न दिलाने को कहा। जायुन ने सेहा की तारीफ की, उसे बताते हुए कि वह सच में एक गिल्ड मास्टर की तरह काम करती है। सीन फिर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में बदल जाता है। अपने हाथ बांधे और गुस्से वाले चेहरे के साथ सीहू ने पूछा, क्या तुम सच में यूरीमिन को गिल्ड में लाने के बारे में सीरियस हो। जीहुन ने शांति से जवाब दिया, अब जब गिल्ड लेवल 4 हो गई है, तो यह सही टाइम है कि हम उसे रिक्रूट करें, लेकिन यह कंफर्म नहीं है। यूरीमिन अभी भी इसके बारे में सोच रही है। साइहू ने राहत महसूस की, यह समझते हुए कि वह सिर्फ पॉसिबिलिटी पर बात कर रहे थे, न कि कोई डिसीजन लिया गया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे ला सकते हो, उसने पूछा। जयहुन ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। साइहू हैरान थी और अचानक मिले इस मौके के बारे में गहराई से सोचा, फायदे और नुकसान को देखते हुए। यूरी जैसे किसी को रिक्रूट करने का मौका हर दिन नहीं मिलता, उसने सोचकर कहा। उसने फिर जीहुन को कुछ सलाह दी, इस बार मैं तुम्हारे एक्शंस को माफ कर रही हूं, लेकिन अगली बार मैं चाहती हूं कि मुझे पहले से बताया जाए। जीहुन ने अपना सर झुकाया, समझ गया, मैं याद रखूंगा। अब शांत होकर एसीहू ने डिस्कशन खत्म होने का ऐलान किया और पूछा कि वह रिक्सी के गिफ्ट को कैसे यूज करने का प्लान बना रहे हैं। अभी भी क्रिस्टल पकड़े हुए जेहुन ने पूछा, तुम्हारा मतलब माना क्रिस्टल से है। साइहू ने कंफर्म किया, हाँ वही। रिक्सी ने कहा कि यह कैरल से मिला था। जैसे ही जेआई हन ने क्रिस्टल को देखा, उसने कहा, यह उन माना क्रिस्टल से बहुत ज्यादा घना है जो हमें आमतौर पर मिलते हैं। उसने आगे कहा, हम इसे साजल पीकी को दे सकते हैं, लेकिन मैं इससे कुछ सीखना चाहता हूँ। क्यूरियस होकर सीहेत्सु ने पूछा, तुम किस तरह के मौके की बात कर रहे हो। जीहुन ने शांति से मुस्कुराया, यह जल्दी ही सामने आएगा। उसने फिर सिल्फ को समन करना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज गंभीर हो गई। कहाँ जा रही हो, तुम अचानक क्यों छुप गई। सिल्फ को अपने हाथों में पकड़े हुए उसने कहा, हम एक ऑफिस में हैं, छुपने की कोई वजह नहीं है।
साफ तौर पर चिड़चिड़ी होकर सिल्फ ने एक तेज आवाज निकाली जो कमरे में गूंज गई, अपनी नाराजगी साफ दिखाते हुए। जी हुन बेचैन होते हुए उससे शांत होने को कहा, कहते हुए कि उसका बर्ताव उसे सर दर्द दे रहा है। सीन देखते हुए सीहू ने सोचा कि जेहुन ने सिल्फ से ऐसे बात करना कब शुरू किया था। इससे उसे अपनी माँ की याद आई, जिसका स्पिरिट के साथ वैसा ही रिश्ता था। जेहुन ने माना क्रिस्टल की तरफ इशारा किया। तुम्हें यह पसंद है ना? देखो। सिल्फ क्रिस्टल की तरफ लपकी, उसे निगलने के लिए तैयार, लेकिन जीहुन ने उससे अपने हाथ से रोका, मजबूती से कहते हुए, इतनी जल्दी नहीं। वह परेशान लग रहा था। तुमने पिछली बार भी बिल्कुल वही किया था। मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था जब तुमने वह किया था। उसे सिल्फ को पकड़े हुए उसने आगे कहा, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम्हें मोनोक्रिस्टल नहीं मिलेगा। सिल्फ ने एक छोटी सी आवाज निकाली, जैसे माफी मांग रही हो। जीहुन ने फिर ऑर्डर्स देना शुरू किया। उसका पहला कमांड सयोल पीएच के लिए 3 पॉलीगॉन्स बनाने का था, जो उसने तुरंत किया। उसने फिर दूसरा ऑर्डर दिया, अब क्लॉकवाइज घुमाओ। उसने सही और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस देना जारी रखा, पूरा कंट्रोल रखते हुए। ये देखते हुए एसआई ह्यूग ने कहा, तुम टीचर जैसे नहीं लगते, तुम ज्यादा सार्जेंट जैसे हो। उसने अपनी माँ के बारे में सोचा, याद करते हुए कि सीएलपीएच के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट एक आपसी दोस्ती थी। थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए उसने सोचा, जीहुन सिल्फ के साथ एक पालतू कुत्ते जैसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन साइहू ने सोचा कि यह सिल्फ की प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसने ही उसे चुना था। यह देखकर कि सिल्फ ने उसके ऑर्डर्स माने थे, जायुन ने माना क्रिस्टल को इनाम के तौर पर पेश किया। सेयोल्फ उत्साह से भरी उसकी तरफ लपकी। जेहुन मुस्कुराया और उससे शांत होने को कहा कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी पल एक तेज रोशनी के साथ एक धमाका हुआ। जीहुन ने उस पल की तीव्रता महसूस की और जानता था कि कुछ अलग था। सिल्फ आम से कहीं ज्यादा माना एब्जॉर्ब कर रही थी। हमें डूहो के शब्द याद हैं कि जितने हो सके उतने मोनोक्रिस्टल्स इकट्ठे करो ताकि सिल्फ अपना शरीर बना सके। अचानक मोनोक्रिस्टल टूट गया। जीहुन समझ गया कि यह हो रहा था। सिल्फ एक शरीर बना रही थी, बिल्कुल जैसे डोहा ने कहा था। एक दूसरा धमाका हुआ, रोशनी का एक और झटका छोड़ते हुए। अब पूरी तरह अलर्ट होकर जेआई हुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें खोला तो उसने देखा वह पूरी तरह से कहीं और था। उसने सोचा कि वह कहाँ है। एक आवाज बोलने लगी, उसे बताते हुए कि वह एक वर्चुअल स्पेस में है जो उसने बनाया था। हैरान जेआई हन घुमा जब आवाज ने कहा कि वह आखिर बात कर सकते हैं। चौंकते हुए जेआई हन ने पूछा कि वह कैसे बोल सकती है। आवाज ने समझाया कि जो माना क्रिस्टल उसने उसे दिया था, उसने उन्हें उसके बनाए हुए स्पेस में यह टेम्पररी बात करने की इजाजत दी। उसने चेताया कि वह इसे ज्यादा देर तक नहीं रख सकती और उसे जल्दी खत्म करना होगा। जीहुन ने सोचा कि उसे इस माना से भरी जगह पर क्यों लाया गया। आवाज ने बताया कि उनका पीछा किया जा रहा है, बिल्कुल जैसे उसने क्रिस्टल का यूज अपनी ताकत वापस पाने के लिए किया था। उनका पीछा करने वाले लोग भी वही कर रहे थे। उसने जेहुन को चेताया कि अपने आसपास के लोगों से सावधान रहे, खासकर उनसे जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा छुपाने को था। जेहुन ने पूछा कि क्या उसके भरोसेमंद साथियों में से कोई गद्दार है। आवाज ने जवाब दिया कि वह पक्की नहीं थी, लेकिन वह खुद पता लगा लेगा। उसने फिर उससे साइहू को हर कीमत पर बचाने को कहा। यह एरना की इच्छा थी और यही एक वजह थी कि उसे उत्तराधिकारी चुना गया। कंफ्यूज्ड जेआई हन ने और साफ एक्सप्लेनेशन मांगी, लेकिन आवाज ने जोर दिया कि वह समय के साथ समझ जाएगा। जैसे ही क्रिस्टल बॉल लगभग टूट गया, उसने वादा किया कि वह सही वक्त पर दोबारा मिलेंगे। जब जीहुन वापस अपनी जगह पर आया तो वह शॉक में था। जो कुछ उसने अभी झेला था उससे साफ तौर पर हिल गया था। वह साइहू का हाथ पकड़े रो रहा था। साइहू ने पूछा कि क्या वह ठीक है और क्या उसने सोचा था कि वह कभी नहीं जागेगा। अभी भी हैरान जीहुन ने जवाब दिया कि वह अभी सिल्फ से मिला था। एक कंफ्यूज्ड सीहू ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसी पल एक एनर्जी फिर से चमकने लगी। वह दोनों देखते रहे, यह समझते हुए कि कुछ बदल गया था। ऑरा और उससे निकलने वाली रोशनी अलग थी। वह दोनों सोचने लगे कि सिल्फ अब पूरी तरह से कुछ और थी। सीन फिर कोरिया में यूपीसी में बदल जाता है, जहां 3 लोग मौजूद हैं। एक आदमी एक टेस्ट रैट के पास कुछ इक्विपमेंट के साथ बिजी था। वह 2 आदमी जिन्होंने जीहान से गली में लड़ाई की थी, अब 015 और 013 के रूप में पहचाने गए। खड़े थे जब एक लिक्विड की वायल रैट पर डाली गई। रिसर्चर ने कहा कि उनकी पिछली किडनैपिंग की कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। इसकी वजह से उन्होंने अपना मेन बेस और अपने बिजनेस पार्टनर्स का भरोसा खो दिया था। उसने पूछा कि इस तबाही के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जैसे ही रैट बदलने लगा, 015 ने कहा, यह साफ करते हुए कि उसका एक ही काम एस्कॉर्ट देना था। उसने समझाया कि उन्होंने हीरो के साथ सीधी लड़ाई से बचा क्योंकि उन्हें खुद को एक्सपोज होने का डर था। रिसर्चर साफ तौर पर परेशान ने पूछा कि क्या वह सच में इसके बारे में चिंतित थे। उसने सवाल किया कि क्या यह सच में उनके बहाने थे एक अकेला हीरो से हारने के लिए। एक सख्त नजर के साथ रिसर्चर ने उनसे कहा कि यह वह वजह नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें बनाया गया था। उसने चेताया कि वह खुद को दोबारा नहीं दोहराएगा। जैसे ही 015 के आसपास तनाव बढ़ गया, परेशान रिसर्चर ने उन्हें पुराने दिनों के हंटर को लाने का ऑर्डर दिया। दोनों एजेंट्स तुरंत मान गए और ऑर्डर को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। अचानक कोई कमरे में दौड़ा, यह बताते हुए कि एक प्रॉब्लम है। रिसर्चर ने चिंतित होकर पूछा कि क्या हुआ था। उस शख्स ने रिपोर्ट किया कि हीरोज लोकेशन पर हमला कर रहे हैं। उसने उससे बताया कि डाइस गिल्ड आ गई है और ऑफिस में सबको अरेस्ट कर रही है। 015 जो चुप था ने कहा कि यह एसोसिएशन का सीधा ऑर्डर होना चाहिए। उसने सबको तुरंत इकट्ठा होने का कमांड दिया। सीन एक दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक शखार्ट्स पर बदल जाता है। बैंग आता है और पूछता है कि क्या डोहा ने उसे बुलाया था। डोहा कहता है कि उसने रैंक 4 एमए एरिया में जो कुछ हुआ वह सब सुना और माना कि बैंक की प्लेटून ने दिन बचाने में कामयाबी हासिल की थी। बैंक ने कहा कि जब तक वह पहुंचा म्यूटेंट्स लगभग पूरी तरह से हार चुके थे। जवाब में दोहा ने उससे कहा कि इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ दोहा ने कहा कि उसके पास उसके लिए एक और काम है और बैंक ने पूछा कि क्या यह एक और एमए है। दोहा ने जवाब दिया कि नहीं। उसने समझाया कि उसे बैंक की जरूरत है आईयूपीसी मैनेजर मैसोविंग लिम नाम के आदमी को उसके सभी एम्प्लॉइज के साथ अरेस्ट करने के लिए। बैंक ने सावधानी से काम करते हुए सवाल किया कि क्या हीरो एसोसिएशन के डिपार्टमेंट ने अरेस्ट को ऑथराइज किया था। उसने चेताया कि ऑथराइजेशन के बिना इससे डाइस गिल्ड के लिए और प्रॉब्लम्स ही होंगी। दोहा ने पक्के इरादे से जोर दिया कि उन्हें रिस्क लेना होगा, कहते हुए कि वह उन्हें वरना कभी पकड़ नहीं पाएंगे। उसने सबसे जरूरी जानकारी भी बताई कि एसोसिएशन के अंदर एक भेड़िया है। एक कंफ्यूज बैंक ने पूछा कि क्या उसका मतलब था कि एक गद्दार आईयूपीसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। दोहा ने कंफर्म किया और उस भेड़िए को हाल ही में बढ़ते हुए केसेस से जोड़ा जहां हीरोज डार्क एक्सीडेंट्स में शामिल थे। उसने जोर दिया कि उसे दूसरी गिल्ड्स के साथ समझौता करने में कोई फायदा नहीं दिखता। उसने बैंक को सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि उसे इस सब के बारे में बहुत बुरा लग रहा था। सीन फिर हेडक्वार्टर्स के अंदर बैंक पर बदल जाता है। कुछ पकड़े हुए लोगों ने छोड़ने की भीख मांगी, जोर देते हुए कि वह बेगुनाह थे। बैंक सोच में डूबा हुआ था। दोहा ने क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में जो रिपोर्ट किया था उस पर गौर कर रहा था। उसने आसपास देखा और पाया कि उनमें से कोई भी असली खतरा नहीं लग रहा था। तभी किम हान सेओक आ गया। उसने कहा कि उसने सबको चेक कर लिया है और कंफर्म किया कि वह सिर्फ आम नागरिक थे। बैंक ने पूछा कि क्या उन्हें अभी तक मिसोइंग लिम मिला है। तभी पकड़े हुए आदमियों में से एक बोलने लगा, चेताते हुए कि अगर उस शख्स को पता चला तो सब मर जाएंगे। बंग उस आदमी के पास गया जो आधा मरा हुआ लग रहा था और उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। आदमी ने बस दोहराया कि वहां सब मर जाएंगे जब वह लोग वहां पहुंचेंगे। बैंक ने पूछा कि वह किसकी बात कर रहा है और उससे टाइम वेस्ट न करने को कहा। आखिर में
आदमी ने जवाब दिया। उसने कहा कि जब ब्लेसेड वंस आएंगे तो वह सब देखेंगे कि वह कितने अंधे और घमंडी थे। बैंग ने सोचा कि यह ब्लेसेड वंस कौन हो सकते हैं और क्या उनका मासोइंग लिम से कोई कनेक्शन है। किम हानेसुक ने बस उस आदमी को एक पागल समझकर इग्नोर कर दिया जो बकवास कर रहा था और कहा कि उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए। उसी वक्त ग्रुप के दो दूसरे मेंबर्स ने पास में एक अजीब माना महसूस किया, लगभग एक मॉन्स्टर जैसा। और बिल्कुल सही वक्त पर 0013 और 015 आ गए। उन्होंने ऐलान किया कि वह सभी हीरोज को मारने के लिए आए हैं। 015 ने कहा कि यह परफेक्ट है, वह किसी को ढूंढ रहा था जिस पर अपना गुस्सा निकाल सके। बैंक की टीम के 3 मेंबर्स ने दुश्मन के माना में कुछ गड़बड़ महसूस की। किम हानसुक ने पूछा कि क्या हो रहा है और हुडेड मेंबर ने सबको सावधान रहने को कहा। एक हाथ जेब में डाले बैंक ने 015 से पूछा कि क्या उसे पता है मासोविंग लिम कहाँ मिलेगा। 015 ने कहा कि हाँ, फिर पूछा कि वह उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। जवाब का इंतजार किए बिना 015 ग्रुप पर लपका, चिल्लाते हुए कि वह सब खाली खोल बन जाएंगे। वैसे भी जैसे ही उसने हमला किया तभी 015 के आसपास से भयानक लार्वी निकलने लगे। टीम की औरत ने अपनी तलवार निकाली, अपनी ब्लू ड्रैगन विंग्स स्लैश एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए। अचानक हवा में एक चीख गूंज उठी। वह जानती थी कि कुछ गलत है। लार्वी अब मैनेजर के साथ मिले हुए दूसरे लोगों पर हमला कर रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्रीचर्स अपनी ही साइड पर क्यों हमला कर रहे थे और उसने सोचा कि 013 और 015 कितने अजीब बिहेव कर रहे थे। 013 अचानक आया और उसके सर पर पंच मारा, उससे रुकने को कहते हुए, उससे कि वह उसे बचा लेगा और बस इंतजार करे। वह खुद पर गुस्सा हुई कि वह डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। उसी वक्त 0013 ने एक शक्तिशाली हमला किया और एनर्जी पूरे एरिया में फट गई। 0013 ने आमतौर पर कहा कि हीरो ने उसका हमला रोक लिया था। हुडेड मेंबर ने एक मौका देखा और चिल्लाया कि यह उसका मौका है। तभी किम हानसोक ऊपर से आया, 013 के सर पर सीधा फ्लाइंग किक मारते हुए। किक बिल्कुल सही लगा, 013 का सर सीधा जमीन में घुसा दिया। 3 टीम मेंबर्स वहां खड़े थे, 013 के बेजान शरीर को देखते हुए। 015 ने जोर से सोचा कि क्या उन्होंने सच में उसे हरा दिया था, यह मानते हुए कि डाइस गिल्ड की रैंक 3 स्क्वाड स्ट्रांग थी। लेकिन तब भी 015 ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैसोविंग लिम पहले ही भाग चुका था। पल भर में बैंग उसके बिल्कुल बगल में था, हाथ में स्टाफ और पहले से ज्यादा तेज चल रहा था। बैंग ने पूछा कि क्या 015 ने सच में सोचा था कि उसके पास डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम है। बैंग ने अपना स्टाफ घुमाया लेकिन 015 मुश्किल से बच पाया। फिर भी 015 समझ नहीं पा रहा था कि बैंग इतनी तेज कैसे चल रहा था। अगली बात जो उसे पता चली, 015 जमीन पर था, उसके शरीर का एक हिस्सा गायब था। 015 ने बड़बड़ाया कि बैंक पर रिपोर्ट गलत थी, कि वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। बैंक ने उससे कहा कि दुश्मन के आसपास अपनी गार्ड नीचे करना एक रुकी मिस्टेक है, एक अकेला सेकंड ही काफी था। बैंक घुमा और पूछा कि क्या दूसरों ने 013 को पकड़ लिया था। उसने कहा कि एक दिन के लिए इतना काफी है और उन्हें ऑर्डर दिया कि जख्मियों को दोनों बंदियों के साथ वापस डाइस गिल्ड ले जाओ। लेकिन 015 बस जोर से हंसा और बैंक का मजाक उड़ाया, कहते हुए कि वह गार्ड पर रहने की बारी बारी बातें करता है लेकिन अब अपनी ही सलाह को इग्नोर कर रहा है। बैंक हैरान था कि 015 अभी भी होश में था, बिल्कुल जैसे 0013 वापस अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। 015 ने बेचैनी से 013 से पूछा कि वह कितनी देर तक जमीन पर रहने का प्लान बना रहा है और उससे कुछ लेने का ऑर्डर दिया। उसने फिर ऐलान किया कि वहां सब खुशकिस्मत थे क्योंकि वह दूसरी ब्लेसिंग देखने वाले थे। सीन फिर डाइस गिल्ड की बिल्डिंग में बदल जाता है जहां साइहू और जिहान जगह को देख रहे थे। साइहू ने कहा कि रेनोवेशंस कितनी जल्दी खत्म हो गए थे। जिहान ने अंदाजा लगाया कि यह इसलिए था क्योंकि गिल्ड मास्टर एक अर्थ एलिमेंटलिस्ट था। तभी डाइस गिल्ड असिस्टेंट आ गई। उसने उनका स्वागत किया, यह बताते हुए कि काफी टाइम हो गया था और पूछा कि वह गिल्ड में क्यों आए हैं। साइहू ने समझाया कि वह दोहा से मिलने आए थे। यह सुनकर असिस्टेंट ने माफी मांगी और उन्हें बताया कि वह अवेलेबल नहीं है। जिहान ने मौके का फायदा उठाया और जिक्र किया कि उनका काम सीएलपीएच से जुड़ा है और उससे कहा कि कृपया डोहा को बता दे कि वह आए थे। उसके जवाब देने से पहले एक चीख ने उनका ध्यान खींच लिया। एक आदमी दौड़ता हुआ आया, रिपोर्ट करते हुए कि उनका बैंक की स्क्वाड से कांटेक्ट टूट गया है। उसने आगे कहा कि उनकी आखिरी जात लोकेशन आईयूपीसी हेडक्वार्टर्स थी। असिस्टेंट शॉक्ड होकर उसे डांटा कि ऐसी सेंसिटिव बात खुले में डिस्कस न करे जहां दूसरी गिल्ड सुन सकती है। उसने खुद से चिंता की, सोच रही थी कि डोहा के न होने पर इतनी जरूरी चीज क्यों हो रही है। जिहान ने मौका देखा और डाइस और आईयूपीसी के बीच के रिश्ते के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगी। उनकी बात के बाद सीन एक हेलीकॉप्टर में बदल जाता है। अंदर वह तीनों बिल्डिंग की तरफ उड़ रहे थे, अपनी अगली चाल पर बात करते हुए। जिहान ने खामोशी तोड़ी, पूछते हुए कि क्या उन्होंने आईयूपीसी पर हमला किया था। एक गंभीर आवाज में असिस्टेंट ने बताया कि जो वह बताने वाली थी वह बहुत कॉन्फिडेंशियल था। उसने समझाया कि कुछ हफ्ते पहले हीरो एसोसिएशन ने सभी गिल्ड्स को आईयूपीसी की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने का ऑर्डर दिया था। उसने माइसोई लिम को ऑपरेशन में मेन पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया। प्लान साउथ कोरिया की 6 सबसे बड़ी गिल्ड्स के बीच डिस्कस किया गया था और अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाला था। साइहू ने पूछा कि अगर यह एक जॉइंट एफर्ट था तो डाइस गिल्ड ने अकेले काम करने का फैसला क्यों किया। असिस्टेंट ने साफ किया कि डीओहा दूसरी गिल्ड्स पर भरोसा नहीं करता, यह मानते हुए कि ऐसे ऑपरेशंस अक्सर बेकार के झगड़े पैदा करते हैं। इसी वजह से डाइस गिल्ड ने अकेले काम करने का फैसला किया और ऑफिशियल प्लान से पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उसने माना कि बैंक की स्क्वाड को बिल्डिंग पर हमला करने के लिए भेजा गया था लेकिन उनका सारा कॉन्टैक्ट टूट गया था। इस पर साइहू ने बताया कि वह गिल्ड को एक्सपोज किए बिना दूसरी स्क्वाड नहीं भेज सकते। असिस्टेंट ने अपना सर झुकाया, यह मानते हुए कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तभी जीहान ने बीच में टोक दिया, उनसे कहते हुए कि वह यह उस पर छोड़ सकते हैं। जीहान ने आर्ग्यू किया कि उसकी गिल्ड इस काम के लिए परफेक्ट थी क्योंकि यह छोटी थी और कोई उन पर शक नहीं करेगा। सिर्फ उन दोनों के साथ आईयूपीसी बेस में घुसना बहुत आसान होगा। उसने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोला और फिर रुका, जिसकी वजह से साइहू भी रुक गई, गहरी सोच में डूबी हुई। जीहान ने सोचा कि यह सिल्फ की नई एबिलिटीज को टेस्ट करने का परफेक्ट मौका था। उसने साइहू को बुलाया और उससे अपनी लेविटेशन स्किल दोबारा यूज करने को कहा। कंफ्यूज्ड सीहू ने पूछा कि क्या वह चाहता है कि वह दोबारा ऊंची जगह से कूदेगी। जीहान ने बस जवाब दिया कि सोचने का टाइम नहीं है और फिर वह कूद गया। उसने स्पेल तैयार करने के लिए एक पल मांगा। सीन फिर आईयूपीसी हेडक्वार्टर्स के अंदर बदल गया। कोई जमीन पर पड़ा हुआ था जो केचप से ढका हुआ था। बैंग एक दीवार से टिका हुआ था और कुछ केचप थूका। सोच रहा था कि क्या हुआ था और क्या वह बेहोश हो गया था। उसने देखने की कोशिश की कि क्या सब ठीक है, लेकिन फिर उसने कुछ भयानक देखा। बैंक की स्क्वाड पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और 015 और 013 के साथ लड़ाई के बाद सिर्फ उनके शरीर बचे थे। जैसे ही यह बात उसके दिमाग में बैठी, बैंक खड़ा हो गया, याद करने की कोशिश करते हुए कि यह सब कैसे हुआ। उसने अचानक एक तेज दर्द महसूस किया और देखा कि उसका हाथ कटा हुआ था। वह दर्द से चीखा, चिल्लाते हुए कि यह सब उसकी गलती थी। तभी 015 आया और पूछा कि क्या बैंक बस वहीं बैठा रहेगा। उसने बैंक को ताना मारा, याद दिलाया कि बैंक ही कहता था लड़ाई में ध्यान नहीं हटाना चाहिए। O15 का नया रूप था और उसने कहा कि वह बैंक का इंतजार कर रहा था और बोला कि वह माना क्रिस्टल को बर्बाद नहीं होने देगा। फिर उसने बगल में देखा और पूछा क्या दूसरे को भी ऐसा ही लग रहा है। EO13 दिखा, अब वह एक बड़े राक्षस जैसा लग रहा था और बोला, कामजोर हीरो।
बैंक को समझ आया कि लाशों को राक्षस बना दिया गया था और वह जानता था कि आईयूपीसी ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने सोचा कि उसे हर हाल में डोहा को बताना होगा। जब बैंक सोच में डूबा था, किम हान सोक ने आह भरी। बैंक ने पूछा क्या वह सुन रहा है, लेकिन किम हान सोक ने माफी मांगी, बोला कि उसे सबको बचाना चाहिए था, वह स्क्वाड का टैंक था। किम हान सेओक की आंखों में देखकर बैंक ने कहा ठीक है, क्योंकि वह हिलने या बोलने की हालत में नहीं था। बैंक ने बताया कि गिल्ड मदद भेज रहा है, लेकिन किम हान सेओक ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जिद की कि बैंक को जल्दी निकलना होगा क्योंकि वह खुद नहीं बच सकता था। उसने बैंक से मिन्नत की कि गिल्ड को बताए यहाँ क्या हुआ। इस पर बैंक ने उसे बोलने से रोका, चेतावनी दी कि अगर वह बोलता रहा तो और खून थूकेगा। जब किम हान सोक जिद कर रहा था कि बैंक को जिंदा रहना चाहिए, 013 नाम के गोरिल्ला ने एक जोर का मुक्का मारा। खून हर जगह फैल गया जब बैंक ने वह डरावना नजारा देखा। गोरिल्ला ने हीरोज को बुलाना शुरू कर दिया। बैंक गुस्से में खड़ा हो गया, उन्हें हरामी कहा और कसम खाई कि वह उन दोनों को खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही वह बोला, 013 का हाथ उसकी तरफ आया। बैंक को सीधा चोट लगी और उसे इतनी जोर से दीवार में पटका गया कि उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आई। 015 और 013 खड़े रहे। 015 ने कहा कि हालत कितनी बुरी है। उसने 013 से कहा कि बैंक को न मारे क्योंकि वह उसे मैनेजर के पास ले जाना चाहता था। उसी पल पीछे से एक आवाज आई, कोई कहीं नहीं जा रहा। यह जिहान और साइहू थे जो आ गए थे। बैंक ने घूरा, जिहान से पूछा वह यहाँ क्या कर रहा है। वह चिल्लाया कि उन्हें मदद और उसकी टीम के लिए तुरंत इलाज चाहिए। जिहान ने बस नजारा देखा, समझ गया कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 013 सीधा जिहान की तरफ लपका, चिल्लाते हुए कि उसका सर मैनेजर के पास ले जाएगा। 015 ने उसे पीछे रहने और सावधान रहने की चेतावनी दी। जिहान ने साइहू से कहा कि वह यह खुद संभाल लेगा और उसने पूछा क्या वह सच में ऐसा कर सकता है। अपने हाथ में ताकत इकट्ठी करते हुए जिहान ने उससे पीछे रहने को कहा ताकि अगर उसका कंट्रोल छूट गया तो उसे चोट न लगे। उसने माना कि वह अभी भी पूरी तरह से पक्का नहीं था कि वह सिल्फ को संभाल पाएगा। उसी पल सिल्फ का असली रूप दिखा। जिहान ने 013 पर हमला करना शुरू किया, अपनी तलवार निकालकर। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने सिल्फ से आने वाली जबरदस्त माना को महसूस किया। जैसे ही 013 पास आया, जिहान ने देखा कि उसकी तलवार बदल गई थी, सिल्फ की ताकत से बदल गई थी। उसी पल जिहान ने गोरिल्ला पर एक जोर का हमला किया। उसके हमले से तेज रोशनी निकली। इस मूव को ऑरा ब्लेड कहते थे। यह ताकत माना को कंट्रोल करने से आती है। यह कुदरत से आई हुई ताकत है जो सिर्फ एक एलिमेंटल स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मिलती है। आगे बताया गया कि आम एलिमेंटल मैजिक भी कुदरत से ही आती है, लेकिन वह मैजिक असली एलिमेंटल मैनिपुलेशन के सामने कुछ भी नहीं है। यह मैनिपुलेशन एलिमेंट और उसे इस्तेमाल करने वाले के बीच के असली रिश्ते से पैदा होती है और बिल्कुल अलग लेवल पर काम करती है। जिहान के लिए यह हिस्सा आसान था, लेकिन उसके सामने एक बड़ी मुश्किल थी। उसके पास लगभग कोई माना नहीं थी। दूसरे हीरोज के पास बहुत होती थी, जिहान के पास कुछ नहीं थी। जब भी वह मैजिक यूज करता था, अपनी जान दांव पर लगाता था। इससे निपटने के लिए उसने एक तरीका बनाया जिसमें कम से कम माना खर्च हो, जिसकी वजह से उसकी लड़ाई का तरीका ताकतवर मैजिक से ज्यादा तलवारबाजी जैसा लगता था। लेकिन चीजें बदल गई थी, सिल्फ बदल गई थी। अब उसका एलिमेंटल रूप असली शक्ल ले सकता था। इससे जिहान अपनी माना यूज करने के बजाय सीधे एलिमेंटल से और माना ले सकता था। उसने अपनी पिछली हदों को पार कर लिया था और एक असली विंड एलिमेंटलिस्ट बन गया था। अगली सीन में 015 ने अपना चेहरा ढक लिया जब धूल से जगह भर गई। वह समझ नहीं पाया कि जिहान ने 013 को एक ही बार में कैसे हरा दिया, खासकर उसके ताकतवर रूप में। 013 जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर दो हिस्सों में बंटा हुआ था। हीरो को बुला रहा था और कह रहा था कि उसे मैनेजर के हुक्म पर खत्म करना होगा। जिहान ने 013 को देखा और उसकी माना से एक बैंगनी रोशनी आते हुए देखी जो म्यूटेंट्स जैसी थी। उसने सोचा कि उनके शरीर शायद म्यूटेंट एलिमेंट से जुड़े हुए थे। जिहान फिर 015 की तरफ मुड़ा और याद किया कि उसने पहले भी एक छोटी लड़ाई में गली में उनका सामना होने की बात कही थी। उसने माना कि तब वह हरा नहीं सकता था 015 को, लेकिन चेतावनी दी कि इस बार अलग होगा। जिहान ने सिल्फ को बुलाया और अपनी तलवार पकड़ी 015 की तरफ बढ़ा। उसने कहा कि किसी न किसी तरह वह 015 के बारे में सब कुछ पता लगा लेगा और वह क्या प्लान कर रहा है। 015 डर गया, समझ गया कि जिहान बहुत ताकतवर है और उससे लड़ना खुदकुशी होगी। उसने लिम के हुक्म याद किए कि जिहान का सर वापस लाना है और जानता था कि खाली हाथ वापस जाने के बुरे नतीजे होंगे। पीछे मुड़कर 015 ने गिरी हुई लाश देखी और सोचा कि वह उसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है। 015 ने अपने लार्वी को गिरी हुई लाश की तरफ भेजा। एक पल में उस पर कब्जा कर लिया। अब बैंक को पकड़कर 015 ने जिहान से पूछा क्या वह आदमी उसके लिए जरूरी है। एक चिड़ी हुई साइहू ने सीधी बात कही। जिहान को बताया कि बैंक अब बंधक है। 015 के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई जब उसने धमकी दी कि जरा सी गलती पर बैंक की गर्दन तोड़ देगा। जिहान तलवार तैयार रखे हुए बोला कि वह ऐसा नहीं होने देगा। फिर उसने अपना हथियार नीचे किया और एक प्रस्ताव रखा, अगर 015 बैंक को छोड़ देता है तो वह और साइहू पीछे हट जाएंगे। 015 खुश हुआ, खुद ही में खुश हो रहा था कि हीरोज को कंट्रोल करना कितना आसान है, बस उनके किसी अपने को खतरे में डालो और वह टूट जाते हैं। उसने सोचा कि लिम को पहले ही पता होगा क्या हो रहा है और मदद कुछ ही मिनट में आ जाएगी। लेकिन जब 015 का ध्यान भटका हुआ था, वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था क्या हो रहा है। जिहान अचानक उसके सामने आ गया। जिहान को यकीन नहीं हुआ कि वह इतने सीधे जाल में फंस गया और उसने तुरंत उन लार्वे पर हमला किया जो बैंक को कंट्रोल कर रहे थे। गुस्से में 015 ने जिहान को हरामी कहा। जिहान ने बस जवाब दिया कि उसने कभी नहीं सोचा था कि 015 इतना सीधा होगा। जिहान ने फिर 015 पर सीधा हमला किया। दो हिस्सों में कटकर 015 समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ। वह अभी अपनी दूसरी फेज में जाने ही वाला था जब वह जीव अजीब आवाजें निकाल रहा था। जिहान पास गया, अपनी तलवार उसके सर पर रखी और जवाब मांगे। जिहान ने पूछा कि आईयूपीसी क्या प्लान कर रहा है, लिम कौन है और वह कहाँ मिल सकता है। पसीने में डूबा 015 ने माना कि उसे आखिर समझ आ गया कि लिम जिहान को इतना खतरा क्यों समझता था। उसने समझाने की कोशिश की जिहान को कि हंटर्स एसोसिएशन छोड़कर उनके साथ आ जाए। बोला कि दूसरे हीरोज को पहले ही लिम का आशीर्वाद मिल चुका है। 015 ने यह भी कहा कि एक विंड एलिमेंटलिस्ट होने के नाते जिहान आशीर्वाद से और भी ताकतवर बन जाएगा। लेकिन जिहान ने उसे बीच में ही रोका, बोला कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और आईयूपीसी का असली मकसद जानना चाहा। 015 बस हंसा, जिहान को नादान कहा और बोला कि बॉस का प्लान पहले ही शुरू हो चुका है, सबको जल्दी ही पता चल जाएगा। इधर साइहू बांग के जख्मों का इलाज कर रही थी। उसने देखने की कोशिश की क्या वह उसे सुन पा रहा है जब वह दर्द में बड़बड़ा रहा था। बैंक ने पूछा क्या वह एपिक से है और वह वहाँ क्यों है। साइहू ने बताया कि डोहा के असिस्टेंट ने उसे भेजा था। बैंक गुस्से में था, बोला कि यह पूरी हालत शर्मनाक है क्योंकि उसने ही उन दोनों को इवैल्यूएट किया था। साइहू ने उसे हिलने या बोलने से मना किया, चेतावनी दी कि वह सिर्फ अभी के लिए खून रोक पाई है। उसने फिर भी पूछा क्या उन्होंने एक दुश्मन को हरा दिया है। साइहू ने बैंक से कहा कि चिंता न करे, जिहान ने उनमें से एक को संभाल लिया है। यह सुनकर बैंक ने पूछा उसका क्या मतलब है। बैंक को अचानक एक शरीर से बहुत ज्यादा माना आते हुए महसूस हुई। उसने उसे चेतावनी दी कि उनमें से एक अभी भी जिंदा है। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसे समझ आया कि माना अनजानी थी और किसी भी चीज से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। वहां पर उसी पल जिहान के ठीक पीछे एक शक्ल दिखी। जिहान ने तुरंत जवाब दिया, अपनी तलवार घुमाते हुए जब वह सोच रहा था क्या और दुश्मन है, लेकिन उसकी तलवार एक खंजर से रोक दी गई। एक औरत की आवाज ने कहा कि एक औरत पर हथियार उठाना गलत है। जिहान पूरी तरह से हैरान था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह औरत कौन है। उसने उसे बताया कि उसे उसका स्टाइल पसंद आया, कि वह बिल्कुल उसके टाइप का था। इससे जिहान
जिहान और ज्यादा उलझ गया क्योंकि उसने अभी उसकी ऑरा वाली तलवार को ऐसे रोका था जैसे वह कोई खिलौना हो। वह एक कदम पीछे हटा, उसे परखा। यह साफ तौर पर कोई आम आदमी नहीं थी। औरत और पास आई, उसे क्यूट कहा और फिर से उसकी तारीफ की। फिर उसने पूछा क्या वह उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। वादा किया कि वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। हैरान जिहान ने जवाब दिया, नहीं शुक्रिया। उसका दिमाग तेज चल रहा था, सोच रहा था क्या वह आईयूपीसी के दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। औरत ने आह भरी, कहा कि अफसोस है क्योंकि वह उसे सच में चाहती थी। उसका ध्यान फिर जमीन पर पड़े 015 की तरफ गया। उसने कहा कि वहां पड़े पड़े उसे सर्दी लग जाएगी। 015 ने बेचैनी से एक और मौका मांगा, कहा कि उसे बस एक और माना क्रिस्टल चाहिए। औरत उसके ऊपर खड़ी हुई, कहा कि वह 2 यूज करने के बाद अपनी हद तक पहुंच चुका है। उसने समझाया कि उस जैसे टेस्ट सब्जेक्ट इससे ज्यादा नहीं संभाल सकते। लेकिन 015 मिन्नत करता रहा, जिद की कि वह एक और क्रिस्टल से जिहान को हरा सकता है। उसका सब्र टूट गया। उसने 015 के शरीर पर वार किया, कहा कि उसे खुद को दोहराना पसंद नहीं है। जिहान ने हैरानी से यह नजारा देखा। औरत ने कहा कि जो लोग एक आम लड़ाई नहीं जीत सकते उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। उसने 015 पर हमला करना जारी रखा, फिर आखिर में जिहान की तरफ मुड़ गई। उसने कहा कि वह देखना चाहती है कि वह इसे कैसे संभालता है, लेकिन चेतावनी दी कि उसके पास सिर्फ एक मौका है। वह देखना चाहती थी क्या वह सब कुछ गड़बड़ कर देगा। 015 को और कई वार देने के बाद औरत धीरे से खड़ी हुई। जिहान ने पूछा क्या वह एक ही तरफ नहीं थे और वह ऐसा क्यों करेगी। उसने ताने से जवाब दिया, पूछा क्या उसे 015 पर तरस आ रहा है। उसने उस तरह की दया को बेकार और बेकदर कहा। औरत ने कहा कि उस जैसे लोग बेकार बोझ थे जिन्हें खत्म करना जरूरी था, इससे पहले कि वह दूसरों को धीमा कर दें। मुस्कुराते हुए उसने अपना खंजर जिहान की तरफ किया और कहा कि बहुत बातें हो गई। वह उस पर लपकी, कहा कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं जो नहीं जानते कब चुप रहना चाहिए। जब खंजर उसकी गर्दन की तरफ उड़ा, जिहान ने सिल्फ को बुलाया, जिसने हमले को रोका। औरत हैरान हुई, कहा कि जिहान चालों से भरा है और उसका एक अजीब सा साथी है। लेकिन जैसे ही वह बोली, जिहान के एक पलटवार ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसे हवा में उड़ा दिया। एक जोर के वार से जिहान ने उसे सीधा दीवार में फेंक दिया। वह वहीं खड़ा रहा, जवाब का इंतजार कर रहा था। एक और हमले का, जानता था कि वह वार काफी नहीं होगा। उसने सिल्फ को बताया कि औरत अभी भी खड़ी है, सोचते हुए कि उसने थोड़ा वक्त खरीद लिया है। जिहान ने उसके पास वापस जाकर उसे चेक करने का सोचा, लेकिन औरत मलबे से उठी और पूछा वह कहाँ जा रहा है। उसने कहा कि उसे उस जैसा कोई मिले हुए बहुत वक्त हो गया है और बताया कि जीरे बहुत दिलचस्पी ले रही थी। जिहान को समझ आया कि उसका वार काफी असरदार नहीं था, उसे उससे सीधे लड़ना होगा। औरत आगे बढ़ी, कहा कि जीरे अभी उसके साथ खेलना खत्म नहीं किया है। अपनी तलवार पकड़े हुए जिहान ने सिल्फ से कहा कि उसकी तलवार में फिर से ताकत भर दे। जब उसने अपना हथियार ऊपर से नीचे की तरफ मारा, उसने जिहान को ताना मारा, पूछा उसका अगला मूव क्या होगा। जिहान ने अपनी तलवार घुमाई, उसे 2 हिस्सों में काटने की कोशिश की, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगा। वह बस एक परछाई थी। जब वह उसे ढूंढ रहा था, जिहान ने उसकी मौजूदगी अपने ठीक पीछे महसूस की। खंजर उठाया हुआ था। उसने ठीक वक्त पर वार को रोक लिया। जानता था कि अपनी स्किल्स के बिना वह असली खतरे में होता। उसने खुद से सोचा कि वह बिल्कुल एक असैसिन की तरह लड़ती है। जिहान ने अपना इरादा पक्का किया। यकीन था कि वह उसका अगला हमला नहीं बचा पाएगी। उसी पल एक सिस्टम विंडो खुली जिसमें 85% सफलता की संभावना दिखा रही थी। लेकिन उसने एक और परछाई पीछे छोड़ी। उसका इस्तेमाल नीचे की तरफ भागने के लिए किया। उसने उसे फिर से चकमा दे दिया था। जब जिहान इस पर गौर कर रहा था, उसने देखा कि उसकी हरकतें बिल्कुल अजीब थीं। औरत ने कहा कि यह बाल बाल बचे। अगर वह एक सेकंड भी धीमी होती तो वह भी दूसरे 2 की तरह खत्म हो जाती। बचे वह जानती थी कि जिहान ने 013 और 015 को खत्म कर दिया था। उसे समझ आया कि अगर उसने उसे अभी नहीं रोका तो वह बाद में एक बड़ा खतरा बन जाएगी। अपने विकल्पों पर गौर करते हुए जिहान ने आखिरी फैसला करने वाला वार करने का फैसला किया। सोचा कि यही उसका एकमात्र मौका है। औरत, लड़ाई के लिए तैयार, ने कहा कि उसने पहले कभी उस जैसी ऑरा नहीं देखी थी। वह जिहान पर लपकी, कहा कि वह हमेशा उससे लड़ने के लिए तैयार रहेगी। जिहान पक्के इरादे के साथ बोला कि वह पूरे इलाके को बर्बाद कर देगा, बस यह देखने के लिए कि वह इस बार कैसे बचेगी। उसने तेज हमलों की एक सीरीज शुरू की उस पर, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। मैनेजर अचानक दिखा, उन्हें तुरंत लड़ाई रोकने का हुक्म दिया। दोनों जिहान और औरत हैरानी से मुड़े। मैनेजर ने समझाया कि उसने उसे सिर्फ हालत का जायजा लेने को कहा था, लड़ाई शुरू करने को नहीं। आदमी ने अपने चश्मे ठीक किए और अपना परिचय लिम के रूप में दिया। उसने जिहान को नमस्ते किया, दिखाया कि वह एपिक गिल्ड में उसकी हैसियत से वाकिफ है। औरत अभी भी अपना खंजर पकड़े हुए ने लिम के आने को माना। जब जिहान ने पूछा मैनेजर यहाँ क्यों है, उसने शिकायत की कि वह सब कुछ खुद संभाल सकती थी और पूछा वह क्यों आया। लिम ने ताने से पूछा क्या यह उसका प्लान था हालत को ठीक करने का। उसने पलटकर कहा कि कुछ तबाही के बिना चीजें ठीक करना नामुमकिन है। जब वह बहस कर रहे थे, मैनेजर ने इलाके को देखा और 013 और 015 के बारे में पूछा। औरत ने तसदीक की कि वह दोनों मर चुके थे। यह भी कहा कि 015 में इतनी हिम्मत थी कि मार खाने के बाद भी एक और माना क्रिस्टल मांग रहा था। मैनेजर ने घिन से जवाब दिया, उन्हें बेकार कहा। उसने जीरे से कहा कि माना क्रिस्टल्स इकट्ठे करे क्योंकि वह जा रहे थे। जीरे ने विरोध किया, थोड़ी देर और लड़ना चाहती थी, लेकिन जिहान ने उसे बीच में ही रोका, कहा कि कोई कहीं नहीं जा रहा। जिहान ने उन दोनों को क्लास ए मुजरिम घोषित किया और कहा कि वह गिरफ्तार है। उसने उन्हें बताया कि हीरो एसोसिएशन से मदद आ रही है, इसलिए उन्हें चुप रहना चाहिए और कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैनेजर बस उस पर हंसा। उसने कहा कि वह उन मदद पर ही भरोसा कर रहा था, दावा किया कि यह सब उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है। मैनेजर की मुस्कुराहट एक पागलपन में बदल गई जब उसने एक बुरी हंसी हंसी। अचानक उससे माना कि एक जबरदस्त ऑरा फूट पड़ी। एनर्जी के भारी दबाव ने जिहान को घुटनों पर ला दिया। वह हांफता है कि किसी इंसान के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। जिहान को जमीन पर देखकर मैनेजर ने अपना असली प्लान समझाया। वह इलाके के 6 बड़े गिल्ड्स को ठीक इसी जगह पर लाना चाहता था, लेकिन उसने कहा डाइस गिल्ड ने अकेले काम करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर भी वह इसे थोड़ी सफलता मानता है। एक उलझा हुआ जिहान पूछता है क्या मैनेजर हमेशा से एसोसिएशन में एक भेड़िया था, जिद की कि कोई भी सदस्य ऐसे एक्सट्रीम प्लान को कभी मंजूर नहीं करेगा। मैनेजर ने तसदीक की कि एसोसिएशन सिर्फ उसके हुक्म नहीं मानती। जिरे फिर बीच में बोली। जिहान को बताया कि वह उससे ज्यादा नादान है जितना उसने सोचा था। उसने बताया कि एसोसिएशन में एक गद्दार है। जिहान हैरान रह गया, यह सब समझने की कोशिश कर रहा था। सीन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के ऑफिस में बदलती है। अंदर जनरल प्रेसिडेंट जून यंग ने एक कागज अपनी डेस्क पर पटका। उसने घोषित किया कि आखिर वक्त आ गया है। जून यंग बाहर निकला, अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसी पल कमरे में एक आवाज गूंजी, पूछा इतनी जल्दी क्या है। जो शक्ल आगे बढ़ी वह डोहा था। उसने प्रेसिडेंट को गुस्से से देखा और पूछा गद्दार कैसा है। प्रेसिडेंट साफ तौर पर घबराया हुआ था, लेकिन अपना डर छुपाने की कोशिश की। दोहा से पूछा उसका क्या मतलब है। इससे पहले कि वह और कुछ बोल पाता, जमीन से मिट्टी का एक टुकड़ा ऊपर उठा और उसके सर पर लगा। एक और उसके ठीक बाद आया। प्रेसिडेंट दर्द से तड़प रहा था, चिल्ला रहा था और पूछा दोहा उस पर हमला क्यों कर रहा है। दोहा ने बिना हिचकिचाए अपने शक बताए। उसने कहा कि सिर्फ एक ही आदमी कोरिया के 6 बड़े गिल्ड्स को कंट्रोल कर सकता है और हीरो की जानकारी आईयूपीसी को दे सकता है, और वह आदमी प्रेसिडेंट है। घिरकर प्रेसिडेंट ने जिद की कि यह सब बस एक बड़ी गलतफहमी है। जब वह मिट्टी के टुकड़े के दबाव में संघर्ष कर रहा था, प्रेसिडेंट ने पूछा दोहा को कब से पता था। दोहा का जवाब ठंडा और तुरंत था। उसने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। उसने समझाया कि इतना धोखेबाज आदमी एक एसोसिएशन को चला रहा
था, इससे उसे हमेशा शक होता था। और वक्त बर्बाद न करते हुए प्रेसिडेंट ने अपनी ताकत एक्टिवेट की और उसकी पीठ से शैतानी पंख फूट पड़े। उसने दोहा का मजाक उड़ाया, पूछा क्या उसने सच में सोचा था कि वह सिर्फ हीरोज की तारीफ करके ऊपर पहुंच गया। उसने अपना नया रूप दिखाया, घोषित किया कि यह आईयूपीसी टेक्नोलॉजी का नतीजा है, कुछ ऐसा जो दोहा की समझ से बहुत परे है। दोहा को समझ आया कि यह बदलाव म्यूटेंट से लिए गए माना क्रिस्टल से चल रहा होगा। कॉन्फिडेंट प्रेसिडेंट ने घोषित किया कि हीरोज का युग खत्म हो गया है, उन्हें पुराने जमाने की चीजें कहा जिन्हें खत्म करना जरूरी है। दोहा शांत रहा और खुद को बचाने के लिए मिट्टी की दीवार खड़ी की, लेकिन प्रेसिडेंट उससे सीधा तोड़कर निकल गया। उसकी कोशिश पर हंसा। प्रेसिडेंट आगे बढ़ा, दोहा को सिर्फ एक क्लास 1 हीरो कहा। दोहा ने अपने दुश्मन की तबाहकुन ताकत को ध्यान से देखा। उसने एक तेज हमले को चकमा दिया और एक तेज हरकत में प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ लिया। दोहा ने कहा कि वह कभी भी करीबी लड़ाई को कम नहीं आंकता। फिर ताकत के एक झटके से दोहा ने प्रेसिडेंट का हाथ उखाड़ दिया। प्रेसिडेंट ने एक नाटकीय चीख निकाली, लेकिन दोहा जानता था कि यह सिर्फ दिखावा है। फिर प्रेसिडेंट ने डार्क पल्स नाम की एक डरावनी एबिलिटी छोड़ दी, एक डरावनी चीख निकालते हुए। दोहा ने हमले की जबरदस्त ताकत महसूस की जो उसे शैतानी पंखों की याद दिलाई। उसे समझ आया कि प्रेसिडेंट अब इंसान नहीं रहा। धमाके ने आसपास को चीर दिया, लड़ाई को और बढ़ा दिया। जब धूल बैठी, एक बड़ा गड्ढा दिखा। एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने जीत में अपना हाथ उठाया। उसने दोहा का मजाक उड़ाया, पूछा क्या वह सच में उतना ताकतवर है जितना उसकी शोहरत बताती है, और खुश हुआ कि बाजी पलट गई है। खुद में मगन प्रेसिडेंट ने दोहा को और उकसाया, कहा कि उसके गिल्ड के सदस्य उसकी खराब लीडरशिप की वजह से कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिए गए। उसने यह भी इशारा किया कि बैंक खतरे में है, उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की। लेकिन जब वह खुश हो रहा था, एक स्थिर आवाज ने उसे बीच में ही रोका। दोहा दिखा, पूरी तरह से ठीक, और घिन से कहा कि उसे शैतानी पंखों से निपटना पसंद नहीं है। प्रेसिडेंट उलझा हुआ, पूछा वह ठीक कैसे है। दोहा ने बस समझाया कि हीरोज हमेशा सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते हैं। उसने यह भी कहा कि बैंक को कम आंकना एक गलती थी, और जबकि प्रेसिडेंट का छोटा मॉन्स्टर ट्रिक दिलचस्प था, वह बिल्कुल काफी नहीं था। दोहा ने फिर मोमो को बुलाया। प्रेसिडेंट हैरान था जब जमीन जोर से हिलने लगी। पूरी बिल्डिंग उसके आसपास गिरने लगी। घबराहट में वह चिल्लाया कि जमीन के नीचे सब कुछ निकल रहा है। दोहा ने उसका मजाक उड़ाया, उसके ही शब्दों को उस पर पलट दिया कि एलिमेंटलिस्ट्स पुराने जमाने की चीजें हैं। उसने समझाया कि यह हमला माना का इस्तेमाल करके दुश्मन को फंसाने के लिए था और उसे बचने की कोशिश करने के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन इन सबके बावजूद प्रेसिडेंट पागल की तरह हंसने लगा। चिढ़कर दोहा ने पूछा क्या इतना मजेदार है। प्रेसिडेंट ने अपना असली प्लान समझाया। आईईपीसी के साथ एक नकली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन को बहाना बनाकर उसने बहुत सारे हीरोज को शहर से बहुत दूर भेज दिया था। उसने फिर घोषित किया कि असली खेल अभी शुरू हो रहा है। सीन एक शांत सड़क पर बदली जहां लोग शांति से घूम रहे थे। एक छोटा लड़का आसमान की तरफ इशारा किया, अपनी मां का ध्यान खींचा। इससे पहले कि वह समझ पाती वह क्या देख रहा है, उसे एक डर महसूस हुआ और एक राक्षस अचानक दिखा। अफरा तफरी मच गई जब सब मदद के लिए चिल्लाने लगे। मां ने खुद को अपने बच्चे के ऊपर फेंक दिया उसे बचाने के लिए। घबराहट के बीच मिसोइंग नाम की एक हीरोइन आई। उसने औरत और उसके बेटे से कहा कि वह अब सुरक्षित हैं और उन्हें बचाने का वादा किया। इधर राक्षस पूरे शहर में दिखने लगे, डर फैला रहे थे। एक बड़ा मकड़ा लोगों के एक समूह का पीछा कर रहा था, जब तक एक हीरो एक बड़े हथौड़े के साथ नहीं दिखा। उसने उस जीव को कोलोसस इंपैक्ट नाम के एक तबाहकुन मूव से कुचल दिया। अफरा तफरी को देखते हुए कैंग जिन दिखा, बस बैठे रहने से थक गया था। उसने इसे अपना मौका बनाने का सही समय देखा। लड़ाई और तेज हो गई जब और राक्षस अंदर घुसने लगे और हीरोज शहर को बचाने के लिए लड़ने लगे। उनमें से लाल बालों वाला गट्स भी था, जिसने एक जीव पर एक ताकतवर वार किया। जब गट्स लड़ रहा था, उसने सोचा ये सब राक्षस कहां से आ रहे हैं। उसने सोचा आईयूपीसी ने ही ये प्लान किया होगा। शहर का फायदा उठाया जब उसके मेन हीरोज गायब थे। लेकिन एक अचानक हमले ने उसे वापस होश में ला दिया। गट्स ने सोचा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन इसके पीछे है, यह उसका क्लास 1 हीरो बनने का मौका था और वह इसे हाथ से जाने नहीं देगा। एक छत से एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हीरोज को इकट्ठा होते हुए देख रहा था, हैरान था कि वह कितनी जल्दी जमा हो गए थे। दोहा ने फिर समझाया कि उसने खुद उन हीरोज को बुलाया था जो शहर के बाहर थे। प्रेसिडेंट हैरान, पूछा यह कैसे मुमकिन है। दोहा ने शांति से जवाब दिया कि उसने आईयूपी के सदस्यों से भी निपट लिया था। उसी पल एक शक्ल दिखी, बिल्डिंग के ऊपर हवा में तैर रही थी। दोहा ने बताया कि उसने उस आदमी को भेजा था जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था हालत को संभालने के लिए। वह आदमी बैक चोंग उनके सामने उतरा, बिल्डिंग की तारीफ की और कहा कि यह कितनी शानदार है। दोहा ने न चाहते हुए माना कि बैक चोंग उससे ज्यादा ताकतवर है। बैक चोंग का आना मैनेजर और मैसोचिस्ट ने देखा जो उसे ध्यान से देख रहे थे। अपने हाथ जेब में डाले हुए बैक चोंग ने आमतौर पर पूछा क्या सब पार्टी का मजा ले रहे हैं। चेतावनी दी कि वह अब चीजें खराब करने वाला है। सब हैरान थे अनजान हीरो के आने से और सबका ध्यान उस पर चला गया। मैनेजर और मैसोचिस्ट के सामने बैक चोंग खड़ा था, रेड हॉल का नेता, कोरिया का सबसे ताकतवर गिल्ड। वह देश का सबसे ताकतवर हीरो माना जाता था। हवा में तनाव उसकी मौजूदगी से ही बढ़ गया। मैनेजर के सामने बैक ने पूछा क्या वह लिम है। लिम ने पूछा बैक जैसा कोई यहाँ क्यों है, जबकि मैसोचिस्ट ने बस कहा कि वह हैंडसम है। मैनेजर ने बैक को कोरिया में फैल रहे मॉन्स्टर हमले के बारे में चेतावनी दी, जोर दिया कि उसकी हैसियत का हीरो फ्रंट लाइन पर होना चाहिए। लेकिन बैक ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे बस यहाँ आने को कहा गया था। उन्हें यकीन दिलाया कि दूसरे हीरोज उन राक्षसों को संभाल रहे हैं जिन्हें उसने पीछे छोड़ा था। उसकी नजर फिर जिहान की तरफ गई, देखा कि एक अनजान मेहमान है। बैक ने कहा कि दोहा ने जिहान के बारे में बहुत कुछ बताया था। उसने अपना सर झुकाया और पूछा वह यहाँ क्यों आया है। शक किया क्या वह लिम के साथ मिला हुआ है। जिहान ने तुरंत इनकार किया, समझ गया कि बैक की माना लिम से भी ज्यादा तेज थी। डाइस गिल्ड के हीरोज की नाकामी के बारे में सोचते हुए जिहान ने सोचा कि हालत उसके हक में नहीं है। बैक हालांकि ने कहा कि उसने कुछ अलग उम्मीद की थी, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने रेवरी नाम की एक एबिलिटी यूज करना शुरू किया, अपना प्लान बताया कि सबको अपने साथ ले जाएगा। जब उसकी मैजिक चमकी, मैनेजर ने बड़बड़ाया कि उसने सिर्फ बैक की असली ताकत की खबरें सुनी थी। उसे डर के साथ समझ आया कि बैक उन सबको खत्म करने का पूरा इरादा रखता है। मायूस होकर मैनेजर ने जीरे से कहा कि माना क्रिस्टल्स भूल जाए और तुरंत भाग जाए। बैक अब एक डंडा पकड़े हुए ने उन्हें यकीन दिलाया कि कोई बचने का रास्ता नहीं है। सब उसकी मैजिक में पहले ही फंसे हुए थे। सपनों के महल, मैनेजर ने देखा कि वह अब बिल्डिंग पर नहीं थे और जीरे ने कहा कि सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। बैक ने समझाया कि यह जगह एक वर्चुअल स्पेस है जो उसने बनाया है और सिर्फ वह ही फैसला कर सकता है कौन जा सकता है। जिहान घुटनों पर ही रहा, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि कोई इस पैमाने पर कुछ कैसे बना सकता है। इससे उसे सिल्फ की ताकत याद आई, तो उसने अपनी एनालिसिस स्किल एक्टिवेट की ताकि बैक की मैजिक के बारे में और जान सके। एक विंडो दिखी जिसमें समझाया गया कि बैक के सपने थे जहां सच और हकीकत एक हो जाते थे। जब दबाने वाली माना गायब हुई, जिहान खड़ा हो गया। वह मैनेजर की तरफ बढ़ा, घोषित किया कि वह और वक्त बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन एक पल में जिहान खुद को बाइक के ठीक बगल में टेलीपोर्ट हुआ पाया। बाइक ने कहा कि जिहान कितना तेज था
था मौका मिलते ही हमला करने में। अचानक बदलाव से उलझा हुआ जिहान को बैक ने ताना मारा। पूछा क्या वह सच में नहीं समझ पाया क्या हुआ। जिहान को बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया था। बैक ने उसे मैनेजर की तरफ पीछे देखने को कहा, चेतावनी दी कि अगर उसने दखल न दिया होता तो जिहान मर चुका होता। तब जिहान ने उन्हें देखा, मैनेजर की पीठ से राक्षस निकल रहे थे। वह घूरता रहा, पूरी तरह से हैरान, और सोचा वह चीजें क्या थी। मैनेजर ने अपने चश्मे उतारे, माना कि चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चल रही थी। उसने कहा कि वह हमेशा जानता था कि उसे एक दिन इतने ताकतवर हीरो का सामना करना पड़ेगा। फिर उसने अपनी एबिलिटीज को ताकत दी और ज्यादा बदलना शुरू कर दिया। उसके इतने सारे टेंटिकल्स निकल आए थे कि वह धुंधले दिख रहे थे। ये उसके शरीर में बहुत ज्यादा माना क्रिस्टल्स भरने का सीधा नतीजा था। ये बदलाव लिम के सभी रिसर्च का सबसे ऊंचा मुकाम था। इधर बैक की खास टेक्निक ड्रीम पैलेस उसे बिना किसी रेंज लिमिट के मैजिक यूज करने देती थी। लेकिन भले ही ये परफेक्ट लगती थी, इस एबिलिटी में कुछ बड़ी खामियां थी। पहली खामी ये है कि ये बहुत ज्यादा माना खर्च करती है। ड्रीम पैलेस इतनी ताकत यूज करती है कि ज्यादातर मेजेस इसे 1 मिनट के लिए भी नहीं चला सकते थे। बैक हालांकि अलग था। उसकी जबरदस्त माना रिजर्व्स उसे उस हद को पार करने देती थी, इसलिए उसे कोरिया का सबसे बड़ा मेज माना जाता था। लेकिन इस एबिलिटी की एक और बड़ी कमजोरी थी, टारगेट को दूर रखना पड़ता था। अगर कोई बहुत पास आ जाता तो मैजिकल डिस्टॉर्शंस गायब हो जाती, बैक पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता और बेसिकली अपने दुश्मन को जीत दे देता। इससे बचने के लिए बैक हमेशा अपने सेंसेस को हाई अलर्ट पर रखता था किसी भी सरप्राइज के लिए। इसके बावजूद जिरे उसके सेफ जोन में घुस गई। ऐसा नहीं था कि बैक उसे देख नहीं पाया, वह बस पूरी तरह से भूल गया था कि वह मौजूद है। अब बैक सोच रहा था कि उसने इतनी जल्दी दूरी कैसे कम की और उसने कौन सी स्किल यूज की। सिर्फ एक ही संभव एक्सप्लेनेशन था। बैक ने पीछे देखा, कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक अजाजियन है। जिरे प्रभावित लगी, जवाब दिया कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके लोगों के बारे में जानता होगा। बैक ने फिर उसे बताया कि वह उसकी पूरी जाति को खत्म करने के लिए जिम्मेदार था। 14 साल पहले अजाजियंस ने अर्थ पर हमला किया था, एक जंग शुरू की जिसने दुनिया को बदल दिया। बैक ने समझाया कि जिस टीम से वह बिलोंग करता था उसने हर अजाजियन को खत्म कर दिया था, या उन्हें ऐसा ही लगता था जब तक उसे पता नहीं चला कि वह अभी भी जिंदा है। अपना खंजर बैक की गर्दन पर रखे हुए जिरे ने उसकी हैरानी सुनी। उसने पूछा वह कैसे बची और क्या उसने इस ग्रुप को बदला लेने के लिए ज्वाइन किया। जिरे बस हंसी। उसने कहा कि उसे एक नाकाम जाति का बदला लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो एक जंग भी नहीं जीत पाई। उसने फिर अपना असली मकसद बताया, दुनिया को अफरा तफरी, खून और चीखों से भर देना। बैक ने कहा कि यह बिल्कुल उसकी जाति जैसा लगता है, लेकिन जिरे ने चेतावनी दी कि वह लिम को मरने नहीं दे सकती क्योंकि उसके बॉस के उसके लिए बड़े प्लान्स थे। बैक ने पूछा क्या उसका बॉस अभी भी जिंदा है। जिरे बस हंसी, कहा शायद वह जिंदा है, शायद नहीं, और घोषित किया कि उनकी छोटी बात खत्म हो गई। वह बैक को खत्म करने के लिए बढ़ी, लेकिन उसने उसे बताया कि उसने काफी कुछ जान लिया है और अब उसे उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसी पल बैक ने चेतावनी दी कि कोई बहुत ज्यादा खतरनाक आने वाला है। और जिहान दिखा। जिहान ने देखा कि इस रेंज पर बैक की मैजिक जिरे के खिलाफ बेकार थी, लेकिन इससे उसे किसी और पर हमला करने से नहीं रोका। जिहान ने अपनी ऑरा ब्लेड छोड़ दी और उससे हुए धमाके ने बहुत तबाही मचाई। बैक ने जिहान से कहा कि उसे और सावधान रहना चाहिए था। जिहान ने पलटकर कहा कि उसने खुद को रोका नहीं क्योंकि वह जानता था कि बैक इसे झेल सकता है। ड्रीम पैलेस को हुए नुकसान को देखकर बैक प्रभावित हुआ। उसे समझ आया कि जिहान दोहा का सामना करने के लिए काफी ताकतवर है और अब उसे दोहा की उस आदमी में दिलचस्पी समझ आई। जिहान ने फिर बताया कि जिरे अभी भी जिंदा है। बैक हैरान नहीं हुआ, कहा कि अजाजियंस को मारना मुश्किल होता है। जिरे खड़ी हुई, कहा कि जाने का वक्त हो गया है और एक स्पेशल रिफ्ट खोल दिया। बैक ने तुरंत जिहान को हमला न करने की चेतावनी दी, वरना रिफ्ट उन्हें अंदर खींच सकता है। उसने शक किया कि जिरे समझती है कि ड्रीम पैलेस कैसे काम करता है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को उसकी मैजिक के बारे में पता होना चाहिए था। जिरे ने घोषित किया कि उसे जाना होगा, लेकिन वादा किया कि वह फिर मिलेंगे। वह पोर्टल से गायब हो गई और जिहान गुस्से में था कि वह बच निकली। बैक हालांकि ने कहा कि उन्हें जरूरी जानकारी मिली है और अभी भी अजाजियंस बाहर हैं। उसने सोचा कि वह आईयूपीसी के साथ मिलकर दुनिया को फिर से अफरा तफरी में धकेल रहे हैं, पूरे ग्रह को धमकी दे रहे थे। जिहान ने पूछा क्या आईयूपीसी ने सच में ट्रीटी तोड़ी और विद्रोह शुरू किया। बैक ने कहा कि वह अभी इस बारे में बात नहीं कर सकता, उसे सोल जाना था और वह जिहान को अपने साथ ले जा रहा था। जब जिहान ने बताया कि बैंग और साइहू अभी भी अंदर हैं, बैक ने वादा किया कि रेड हॉल की मदद आ रही है। इधर सोल में शहर राक्षसों के हमले से अफरा तफरी में था। एक आदमी आईयूपीसी का सफाई वाला एक कार के पीछे छुपा हुआ था, सोच रहा था ये सब जीव कहां से आए। उसने साइहू को फोन किया, पूछा वह कहां है और उसने उसे क्यों छोड़ दिया। साइहू ने उसे बताया कि राक्षस सिविलियन इलाकों पर हमला कर रहे हैं और उसे छुपना होगा जब तक हीरोज नहीं आ जाते। उसी पल एक राक्षस उसके ठीक पीछे दिखा। अचानक कोई बीच में आया और राक्षस को मार गिराया। कहा कि उसकी गैर मौजूदगी में कोरिया पागल हो गया है। साइहू उस आवाज को जानती थी, यह उसका पिता था, किम जोंग उन, कोरिया का एक पुराना क्लास 3 हीरो। और इस तरह आसमान में एक पोर्टल खुला, उसकी तेज रोशनी ने आसपास की हवा को मोड़ दिया। बैक और जिहान लड़खड़ाते हुए बाहर निकले, सफर से साफ तौर पर हिल गए थे। बैक ने खुद को सीधा किया, चैन की सांस ली और घोषित किया कि वह पहुंच गए हैं। लेकिन जिहान पीला और कांपता हुआ, जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े उसे उल्टी आने लगी। बैक ने यह देखा और हंसा, जिहान को हरा दिखने पर छेड़ते हुए। उसने कहा कि सफर इतना बुरा नहीं था जैसे उसके लिए यह एक आम दिन था। अभी भी ठीक हो रहा था। जिहान ने उसे चिढ़कर देखा और गुस्से से कहा कि यह अनुभव बहुत बुरा था। उसने कहा कि ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अंदर से बाहर हो गया हो, जिस पर बैक और जोर से हंसा। जब वह आखिर में खुद को संभाल पाया, जिहान को समझ आया कि कुछ गलत है। हवा भारी और दबाव वाली लग रही थी और दूर शहर की बिल्डिंगें सिर्फ खंडहर थी। जिहान बैक की तरफ मुड़ा और पूछा वह कहाँ है। अपने हाथ बांधे हुए बैक ने तबाह हुए शहर को देखा और उदास होकर समझाया कि यह सोल है। यह शहर का एक बर्बाद रूप था, आईईपीसी के कामों का सीधा नतीजा। जिहान का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, गुस्सा उसकी आवाज में भर गया जब उसने पूछा कोई ऐसा क्यों करेगा, ऐसी तबाही को क्या चीज सही ठहरा सकती है। बैक भले ही उतना ही गुस्से में था, ज्यादा शांत लगा। उसने कहा कि रिपोर्ट्स ने उसे इतना बुरा होने के लिए तैयार नहीं किया था। हालत को देखकर बैक ने चेतावनी दी कि उन्हें जीवों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें सावधान रहना होगा। बात बदलते हुए बैक ने पूछा क्या जिहान को हीरो एसोसिएशन की अभी की हालत के बारे में कुछ पता है। उसने सुझाव दिया कि उन्हें डाइस गिल्ड में डोहा को ढूंढना चाहिए जानकारी लेने और प्लान बनाने के लिए। जिहान मान गया, उसका दिमाग हाई अलर्ट पर था। उसकी स्किल विंडो ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह यहाँ किसी जरूरी आदमी से मिलेगा, इसलिए वह सावधान रहा। जैसे उस सोच ने बुलाया हो, पीछे से एक आवाज आई। ये दोहा था जिसने उन्हें नमस्ते किया और कहा कि जिहान ने पहले ही सब कुछ समझा दिया है। दोहा ने यह भी कहा कि वह सिर्फ उनका ही इंतजार नहीं कर रहा था और जल्दी ही और लोग आने लगे। वॉरियर्स गिल्ड से जून कांग और स्नोबॉल गिल्ड से नसियांग थोड़ी देर बाद दिखे। जून कांग ने देरी की शिकायत की, लेकिन नसियांग ज्यादा दिलचस्प लगी। पूछा क्या उनके साथ वाला आदमी जिहान है। बैक हमेशा की तरह आशावादी ने घोषित किया कि कम से कम अब उन्हें गिल्ड्स को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। जिहान हालांकि जानता था कि यह मीटिंग कितनी जरूरी थी। वह वॉरियर्स और स्नोबॉल गिल्ड्स के नेताओं के सामने खड़े थे जो कोरिया के सबसे अच्छे हीरोज माने जाते थे। उसने हालत की गंभीरता और आगे क्या होगा इसके बारे में सोचा। फिर दोहा की
की असिस्टेंट दिखी उसे सुरक्षित देखकर चैन की सांस ली। उसने तुरंत बैंग और स्क्वाड के बारे में पूछा। उसकी आवाज़ चिंता से भरी थी। जिहान ने समझाया कि जब वह पहुंचा उनमें से ज्यादातर पहले ही मर चुके थे। सिर्फ बैंग जिंदा था, लेकिन वह बहुत बुरी तरह जख्मी था और रेड हॉल उसे इलाज के लिए ले जा रहा है। असिस्टेंट को यकीन नहीं हुआ, पूछा ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले कि जिहान जवाब दे पाता, एक चिढ़ा हुआ दोहा बीच में आया। उसने बेक से हालत समझाने को कहा। एक उदास चेहरे के साथ बेक ने कहा कि उसे अफसोस है कि वह जल्दी नहीं पहुंच पाया ज्यादा लोगों को बचाने के लिए। इस दुख के बावजूद उसने बताया कि उनकी कोशिशें पूरी तरह से बेकार नहीं गई। उन्हें आईयूपीसी के बारे में जरूरी जानकारी मिली थी जो सब कुछ बदल सकती है। बेक के अगले शब्दों ने ग्रुप पर हैरानी भरी खामोशी ला दी। अजाजियंस अभी भी जिंदा थे। बेक ने समझाया कि उसने जीरे नाम की एक अजाजियन से लड़ाई की थी जिसकी छुपाने की स्किल उसे पूरी तरह से गायब कर देती थी। जीरे ने यह भी तस्दीक की कि उनका नेता, जिसे सब मरा हुआ समझते थे, असल में अभी भी जिंदा था। दोहा इस खुलासे से हैरान रह गया, जबकि दूसरे नेताओं ने गुस्से और यकीन न करने के साथ जवाब दिया। कमरे में तनाव बढ़ गया जब नेता बहस करने लगे, पिछली घटनाओं को याद दिलाते हुए जिन्हें उन्होंने सब भूलने की कसम खाई थी। दोहा ने फिर बेक को धमकी दी। पूछा क्या वह अपने दावों के बारे में पूरी तरह से पक्का है। दोनों आदमी अपनी औरस छोड़ने लगे। हवा में दबाव से क्रैकल होने लगा। जिहान ने नजारा देखा, सोच रहा था इतना संघर्ष क्यों है। उसकी स्किल ने एक अनजान सामने आने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। तब गट्स, लाल बालों वाला आदमी, दिखा। जूनहो ने उस पर इशारा किया, कहा कि वह अब 6 सबसे बड़े गिल्ड नेताओं का सामना कर रहे हैं। गट्स चिढ़कर अपनी सबॉर्डिनेट को डांटा रैंक 1 हीरोज के सामने दिखने के लिए। वह हालांकि बस वहां होने के लिए शुक्रगुजार थी, भले ही हालत इतनी अफरा तफरी वाली थी। गट्स ने घोषित किया कि कुरोस गिल्ड को बड़े गिल्ड के खिलाफ अपनी कीमत जल्दी या देर से साबित करनी होगी। बाद में इधर उसके सबॉर्डिनेट्स आपस में बहस कर रहे थे। उनमें से एक ने जिहान पर इशारा किया, जो गिल्ड नेताओं से बात कर रहा था। जिहान को देखकर गट्स को कड़वी यादें ताजा हो गईं, जिसने याद किया कि उसने उसे अपने सीनियर के हुक्म पर गिल्ड से निकाल दिया था। उसने जिहान से कहा था कि यह उसकी अपनी सुरक्षा के लिए था, लेकिन असली वजह बहुत ज्यादा जालिम थी। जब सामना हुआ, जिहान ने बस सच पूछा था। गट्स ने आखिर माना कि वह जिहान को बेकार समझता था और उसकी लगातार दखलंदाजी स्क्वाड को नुकसान पहुंचा रही थी। जिहान ने शांति से उसकी ईमानदारी के लिए शुक्रिया कहा और निकाले जाने को मान लिया। जाने से पहले उसने गट्स को एक आखिरी सलाह दी। उसे बताया कि वह कभी रैंक 1 तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। इन शब्दों ने गट्स को गुस्से में भर दिया और उसने जिहान को गाली देना शुरू कर दिया। उसी पल कोई और आया उसे ढूंढते हुए। यह साइहू का पिता था, जिसने कहा कि उसे जिहान को ढूंढना है कुछ जरूरी बात करने के लिए। 6 बड़े गिल्ड्स के जनरल्स के बीच की तनाव भरी बहस के बाद सीन बदलती है। अब हम रेड हॉल के लोगों को साइड पर आते हुए देखते हैं, राइफल्स से लैस। वह इंतजार करते हैं, जो भी हो उसके लिए तैयार, भले ही वह नहीं जानते क्या उम्मीद करें। कुछ पल बाद उनमें से एक घोषित करता है कि उन्हें वह आदमी मिल गया है जिसे वह ढूंढ रहे थे। टारगेट डाइस गिल्ड का एक बचा हुआ आदमी है। नेता अपने आदमियों को हुक्म देता है कि टारगेट को सुरक्षित ले जाएं। उसने फिर सोचना शुरू किया कि दूसरा आदमी जिसे वह ढूंढ रहे थे कहां है। उसने पूछा क्या उसके साथ एक औरत नहीं होनी चाहिए थी। उसके ठिकाने के बारे में पूछा। उसी पल जादुई धागे निकले और उन तीनों को फंसा लिया। जब वह समझने की कोशिश कर रहे थे क्या हो रहा है, उनमें से एक आदमी ने दूसरों से शांत रहने को कहा। उसने समझाया कि यह बस एक कमजोर बंधन स्पेल है। उसने कहा कि उनका ड्रेनिंग आर्मर इसे कोई बड़ी बात नहीं बनाएगा, लेकिन उसे यह महसूस होने से नहीं रोक पाया कि यह एबिलिटी बहुत जानी पहचानी थी। तब साइहू दिखी। पूछा वह कौन है और क्या आईयूपीसी ने उन्हें भेजा है। पकड़े हुए आदमियों में से एक, हैरान, ने साइहू का नाम लिया। उसने तुरंत पूछा उसे कैसे पता वह कौन है। जवाब में आदमी ने अपना हेलमेट उतारा अपना चेहरा दिखाने के लिए। उसने कहा कि उसे हैरानी हुई यह जानकर कि उनका बचाने वाला टारगेट कोई और नहीं साइहू खुद थी। उसने अपना परिचय यंजिंग के रूप में दिया और उसे याद दिलाया कि उन्होंने हीरो एकेडमी में साथ पढ़ाई की थी। सीन फिर गट्स, लिम और साइहू के पिता की तरफ बदलती है। गट्स ने बड़े आदमी का सामना किया। पूछा एक आम आदमी वहां क्या कर रहा है। आदमी ने जवाब दिया कि वह बस एक आम आदमी था जो गुजर रहा था और बताया कि वह जिहान के बारे में बात कर रहे थे। गट्स को शक हुआ। पूछा वह एक आम आदमी कैसे हो सकता है जब शहर घंटों से बंद था। उसने आदमी से कहा कि वह एक जंग के इलाके में अपनी मौजूदगी समझाए और अपनी असली पहचान बताए। साइहू के पिता ने कहा कि गट्स थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन माना कि उसकी बात में दम है। उसने फिर समझाया कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे यह साबित करने के लिए कि वह कौन है। उसी पल एपिक गिल्ड का सफाई वाला बीच में आया। उसने सबसे इंतजार करने को कहा, वादा किया कि वह सब कुछ समझाएगा। उसने बताया कि वह मोंगटैंग को मैनेज करता है, एक मॉन्स्टर क्लीनिंग सर्विस जो एपिक गिल्ड के साथ पार्टनरशिप में है। फिर उसने अपना परिचय जिहान किम के रूप में दिया, गिल्ड मास्टर का पिता। लिम उसे पहचान कर ने कहा कि कोई हैरानी नहीं कि वह इतने जाने पहचाने लगते थे। जुन्हो ने पूछा क्या वह जानती है वह कौन है। लिम ने जवाब दिया कि वह मेजेस के बीच एक पूरी तरह से लेजेंड था। उसने समझाया कि वह एक हीरो था जिसने 10 साल पहले लड़ाई जीतने में मदद की थी, लेकिन उसने बाद में हीरो की दुनिया से खुद को अलग कर लिया अपनी रिसर्च पर ध्यान देने के लिए। लिम ने यह भी कहा कि उसका नाम हर मेज को पता था। थोड़ा घबराया हुआ जिहान किम ने माना कि जबकि कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी, कहानी ज्यादातर सच थी। लिम ने फिर इज्जत से झुककर उसकी ऑटोग्राफ मांगी। इसे एक बड़ा सम्मान कहा। गट्स के इक्विपमेंट को संभालने वाले ऑफिशियल ने कहा कि यही सबूत था जो उसे जिहान पर यकीन करने के लिए चाहिए था। चिढ़कर गट्स ने सोचा कोई इतने मशहूर आदमी से बात क्यों करना चाहेगा। तनाव बढ़ गया जब बैक अचानक दिखा। उसने कहा कि गट्स की जानलेवा नजर से उसे ठंड लग गई और उसे चेतावनी दी कि अगर वह ऐसा करता रहा तो झुर्रियां पड़ जाएंगी। बैक के अचानक आने से सब हैरान रह गए। एक उलझे हुए गट्स ने पूछा बैक कैसे दिखा बिना किसी को उसकी मौजूदगी महसूस हुए। बैक ने समझाया कि वह दूर से देख रहा था और देखा कि वह कीरो गिल्ड के बस नए हीरोज थे। उसने फिर जिहान किम की तरफ मुड़ा और पूछा वह कोरिया में क्या कर रहा है। जिहान ने उसे नमस्ते किया, कहा कि बहुत वक्त हो गया है। एक शक भरी नजर के साथ बैक ने कहा कि जिहान सालों से कोरिया में नहीं था, फिर भी ठीक तब दिखा जब देश मुश्किल में था। जिहान ने समझाया कि वह पारिवारिक मामले संभालने आया था और उम्मीद की कि बैक समझेगा। जिहान ने बताया कि यह उसकी पत्नी की मौत की सालगिरह थी और वह साइहू के साथ इसे मनाने आया था। अभी भी सावधान, बैक ने एक एबिलिटी यूज की और तुरंत जिहान के बगल में दिखा। उसे बेवकूफ कहा कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। दूसरे बस घूरते रहे, सोच रहे थे क्या हुआ। बैक की आवाज नरम हो गई जब उसने कहा कि बहुत वक्त हो गया है और जिहान को एक ड्रिंक के लिए बुलाया जब चीजें ठीक हो जाएं। जिहान ने नम्रता से मना किया, कहा कि उसके पास वक्त नहीं होगा। उसी पल एक सफाई वाले को बुलाया गया और उसने आवाज पहचान ली। वह जिहान की तरफ दौड़ा, चिल्लाया कि सालों हो गए हैं। हैरान जिहान ने पूछा वह वहां क्या कर रहा है। जिहान ने फिर गट्स को देखा जिसका असली नाम ह्युन ताई किम था।
गट्स ने बस कुछ बड़बड़ाया। जिहान ने देखा कि वहां मौजूद सब लोग शहर के राक्षसों से लड़ रहे थे। वह गट्स के पास गया और उसे नमस्ते किया। कहा कि बहुत वक्त हो गया है। उसने यह भी बताया कि उसने गट्स की प्लेटून को शहर बचाने में मदद करते हुए देखा। गट्स ने गुस्से से कहा, जिहान को छोटा बच्चा कहा और उसे एस रैंक हीरोज के बराबर होने का नाटक करने से रोका। गट्स ने साफ कर दिया कि वह जिहान की टॉप रैंक हीरोज से चिपकने की कोशिशों को समझ गया है। उसने घोषित किया कि जिहान कभी उस रैंक तक नहीं पहुंच पाएगा और उसे सपने देखना बंद करना चाहिए। जिहान ने पलटकर कहा कि गट्स प्लेटून छोड़ने के बाद से बिल्कुल नहीं बदला है, अभी भी बच्चे जैसा घमंडी। फिर जिहान ने उसे ताना मारा। कहा कि गट्स ही वह है जो कभी रैंक 1 तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। गुस्से में गट्स जिहान पर लपका, उसे बेकार आदमी कहा। लेकिन उसी पल दोहा दिखा और गट्स को सर से पकड़ लिया। पूछा वह क्या कर रहा है। चीजें देखते हुए दोहा ने कहा कि उसे हैरानी हुई कि गट्स इतनी आसानी से उकसाया जा सकता है। दोहा ने फिर जिहान से पूछा कि वह इतने वक्त तक कैसे डरता रहा। जिहान ने बस दोहा का शुक्रिया किया बीच में आने के लिए। गट्स अभी भी गुस्से में यकीन नहीं कर पाया कि कोई उसे ऐसे कैसे नीचा दिखा सकता है जैसे वह कुछ भी नहीं है। गट्स ने कसम खाई कि वह जिहान को इस बेइज्जती का बदला लेगा। उसी पल मजिन हो ने मिस्टर किम को नमस्ते किया। कहा कि बहुत वक्त हो गया है। मजिन हो ने बताया कि वह सब पहले नए थे, लेकिन अब वह सब कोरिया के जरूरी गिल्ड नेता थे। दोहा बीच में बोला, कहा कि यह पुरानी यादें ताजा करने का वक्त नहीं है। जिहान के पिता मान गए, समझाया कि वह माना सिग्नल्स देख रहे थे। वह बता सकते थे कि अजाजियंस आखिर अपनी हरकत शुरू कर रहे थे। जिहान के पिता ने बताया कि वह उनकी माना को पूरे जापान में ट्रैक कर रहे थे और कोरिया उनका एकमात्र टारगेट नहीं था। उसने चेतावनी दी कि पूरी दुनिया अजाजियन के वापस आने के लिए तैयार हो रही थी, सबको हाई अलर्ट पर रखते हुए। एक उदास आवाज में बैक ने पूछा, क्या वह अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते। जिहान के पिता ने सवाल को नजरअंदाज किया। उसके बजाय जिहान की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या वह सच में वही है। जिहान ने अपनी पहचान की तस्दीक की। तुरंत उसके सामने एक इन्फॉर्मेशन विंडो खुली। उसमें लिखा था कि उसने वह आदमी ढूंढ लिया है जिसे वह ढूंढ रहा था। जिहान ने खुद से सोचा कि उसकी ताकत ने उसे इस आदमी तक क्यों पहुंचाया। जिहान के पिता ने फिर समझाया कि जिहान ने उसे पहले ही कुछ डिटेल्स बता दी थी और उसने ग्रुप का शुक्रिया किया आईयूपीसी के प्लान्स को रोकने के लिए। उसने बताया कि बहुत कुछ डिस्कस करना है, लेकिन वह इंतजार कर सकता है। उसने फिर जिहान और साइहू से कहा कि आगे जो होने वाला है उससे दूर रहें। उलझा हुआ जिहान ने उससे पूछा क्यों। साइहू के पिता ने सच बताया। अजाजियन सिल्फ और उसकी बेटी साइहू को टारगेट कर रहे थे। सीन अचानक बदली। दूर एक हेलीकॉप्टर दिखा। एक स्पीकर से आवाज आई, उनके आने का ऐलान किया और सबको लैंडिंग के लिए तैयार रहने को कहा। Imagine being a loner who